बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन। तो आज हम जो रिएक्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई अनुभव मोहंते भाईजान के पॉडकास्ट के ऊपर। और ये काफ़ी लंबा पॉडकास्ट चला है इनको 90 मिनट्स का। तो हम इसको एक बार में तो कंप्लीट नहीं करने वाले हैं, तो मैंने इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आज हम इसको जो करेंगे पार्ट्स ए करेंगे, कल पार्ट्स बी एंड परसों जो करेंगे वो पार्ट सी करेंगे, तो ताकि वो आसानी से कंप्लीट हो सके। तो इसको जो रिक्वेस्ट किया है वो क्या है मेरे भाई टॉप टून्स टीवी ने, एंड बहुत बहुत शुक्रिया भाई इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो देखते हैं जिसके अंदर भाई ने अपनी पूरी जो लाइफ है अभी तक की वो पूरी एक्सप्लेन की है, और उन्होंने बताया कि मैंने जो रेजिनेशंस दिया है पार्टी से वो क्यों दिया है। तो देखते हैं बिना किसी देरी के, तो करते हैं शुरुआत बिना किसी बकचोदी के साथ। तो चलो फिर सो वेलकम अनुभव जी आपका भी, और वेलकम जागृति आपका भी। आप दोनों को पहले तो बधाई कि आपकी एक बुक आ रही है, बायोग्राफी आ रही है, और आपकी फिल्में भी आने वाली हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुरुआत में एक बहुत छोटी सी एक जिज्ञासा से करता हूँ। लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ की जो बायोग्राफी होती है वो एक ऐसे पड़ाव पर आकर लिखते हैं जिस पड़ाव पर उन्हें लगता है कि ठीक है अब मुझे जितना कुछ करना था मैंने कर। हाँ, ये जो बात कही है बहुत ही यूनिक बात कही है, क्योंकि जो कोई भी अगर अपनी बायोग्राफी लिखता है तो एक लास्ट स्टेज में जाने के बाद वो अपनी पूरी लाइफ की जर्नी को लिखता है। बहरहाल अनुभव मोहंते भाईजान ने जो कि अभी यंग है और तो अपनी वो बायोग्राफी उनकी जो है वो रिलीज कर रहे हैं। बहरहाल अब मैं अपनी बायोग्राफी लिखता हूँ, बट यहाँ सीन ये आता है कि आपकी एज अभी बहुत है, आपको काम बहुत करना है, आप एक बायोग्राफी लिखवा रहे हैं, रीजन बिहाइंड दैट? देखिए, इसका तो असल में पूरा आंसर आपको जागृति जी ही दे पाएंगी, पर मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एक दौर एक ऐसा वक्त मेरी ज़िंदगी में आया जी, 2019 की बात अगर मैं करूं, कि मुझे लगा कि कहीं अगर भगवान ना करे मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चल रहे थे कुछ ऐसे चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ रहा था जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर मैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, और मेरे पिताजी को हमेशा इसी बात का डर रहता है कि ये लड़का सबकी करता है, सबके लिए सोचता है, पर अपने दुखों के बारे में या अपने तकलीफ़ों के बारे में ये किसी से जिक्र नहीं करता है जी। सो कैसे ये मतलब ज़िंदगी में कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगा क्या नहीं। तो मेरे माइंड में तब आया था कि मेरे ज़िंदगी में ऐसी जो बातें हैं कुछ जो मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले, बिल्कुल उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जब सही लगा तो मैंने 2019 में मेरे जो एडवाइज़र थे, पार्लियामेंट्री एडवाइज़र कुमार स्कंदमणि जी, मैंने उनसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि मणि जी आप अगर मुझे एडवाइस करें, लिखिए अगर किस तरह से हम कर पाएँ, काइंडली सजेस्ट मी एंड एडवाइस मी। तो 2020 में जब मेरी जागृति जी के साथ मुलाकात पहली बार हुई लोकसभा में, मार्च का महीना मेरे ख्याल से मेरी पहली इंटरव्यू भी इन्होंने लिया था लोकसभा टीवी में। उसके बाद उनकी जो किताब मैंने देखा, रूह जो किताब छपी थी, वर्ल्ड बुक फेयर में वो बुक लॉन्च हुई थी जी, इन्होंने मुझे वो गिफ्ट दिया था, और जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा इनका लिखने का तरीका, और जो शब्दों का व्यवहार, ये और इमोशंस को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। सो मणि जी एडवाइज्ड मी एंड वी बोथ फेल्ट राइट टू अप्रोच हर। अगर वो चाहें तो वो लिखें, अगर उनको सही लगे। उसके बाद थिंग्स हैपेंड एंड आई थिंक वो उसके बारे में आगे बोले तो बेहतर है। और मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कई ऐसे बातें जो लोगों को बहुत अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया है जानबूझकर। हमें किसी को टारगेट नहीं करना है किताब के माध्यम से, किसी के खिलाफ कोई झूठा चीज़ लिखना या खुद को बड़ा दिखा देना, ऐसा नहीं है। सच्चाई जो है मेरी ज़िंदगी की, और मेरी ज़िंदगी की जो कहानी है, जो जर्नी है, वो इन्होंने और इनके साथी अस्तित्व आकाश शुक्ला जी, ये दोनों मिलकर उसको तय किए हैं, उस जर्नी को। सफ़रनामा लिखा है आपका, तो सफ़रनामा में क्या क्या लिखा है जागृति? क्योंकि ये बुक है, इसमें बहुत कुछ अनुभव जी के बारे में जानने को मिलेगा। क्या क्या है? अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जब बायोग्राफी लिखते हैं, जिस बात का सर ने भी जिक्र किया कि कई बार उसमें अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक? तो क्या ये एक कहते हैं कि तारीफों के पर ये चीज़ अनुभव मोहंते भाईजान ने बहुत अच्छी की है कि कुछ चीज़ें होती है ना कि आदमी अपनी लाइफ में जो है वो हैंडल करता है बट दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता, तो वो एक बायोग्राफी के ज़रिए एक बहुत ही अच्छा एक
मैं गिफ्ट मान सकता हूँ कि लोग क्या उसमें अपनी जितनी अंदर की इच्छा है वो एक्सप्लेन कर देते हैं और वो बायोग्राफी में लिख देते हैं, और उसी के बायोग्राफी के ही जरिए लोगों तक पहुँचती है जो कि वो डायरेक्टली नहीं कह पाते। तो ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। पुल बांधने वाली ये एक बुक है जिसमें सिर्फ तारीफें पढ़ने को मिलेंगी या बहुत कुछ है जो सफ़रनामा में है? बायोग्राफी किसी के भी बारे में जब लिखी जाती है तो उसके अचीवमेंट्स, स्ट्रगल और एक्सपीरियंसेस के बारे में होती है। तो अगर किसी की उम्र 80 साल भी है, हाँ, लेकिन बिल्कुल जिंदगी में सही। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अचीव किया जो हम किसी को इंस्पायर कर सके अपनी स्टोरी से, या फिर इस तरह के अनुभव ही नहीं रहे जो दुनिया के साथ साझा कर सकें, या उस तरह का स्ट्रगल भी नहीं रहा हो जिसे आप बता सकें और जिससे लोग इंस्पायर हो सकें, तो कोई मतलब नहीं है उम्र के आखिर पड़ाव में उनके बारे में किताब लिखने का। लेकिन अगर कोई शख्सियत ऐसी है जिसने अपनी कम एज में बहुत कुछ अनुभव किया हो, अचीव किया हो और स्ट्रगल्स देखे हो और वॉरियर की तरह लड़ता रहा हो, तो मुझे लगता है कि दुनिया के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। और वैसे भी मैं इस बायोग्राफी को वॉल्यूम 1 कहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुभव जी ने अपनी लाइफ में जितना अचीव किया है, अभी बहुत कुछ है जो उनके चाहने और ना चाहने वालों के आगे लाना चाहिए। और रही बात कि कहीं ये किताब यूलॉजी के बारे में तो नहीं है, तो इस किताब को पूरा करने में मुझे लगभग 4 साल का समय लगा, जिसमें कई लोगों से मैंने जूम के ज़रिए इंटरव्यूज़ किए, किसी से मिलकर किए और किसी से फ़ोन पर बातचीत के साथ किए। इसमें मेरे को राइटर अस्तित्व भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अस्तित्व अब दुनिया में नहीं है। तो अस्तित्व जब तक मेरे साथ था तब तक मुझे बहुत हमारा काम जो था वो बटा हुआ था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आधी आधी थी। मैं बहुत मिस करता हूँ अस्तित्व को आज। हम सब करते हैं, मैं भी कनेक्टेड था, बट ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। लेकिन अस्तित्व के जाने के बाद किताब की पूरी जिम्मेदारी जो थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर आ गई। और अस्तित्व होता और किताब के दौरान जिस तरह का भी उतार चढ़ाव रहा है वो मैंने अकेले झेला। अगर अस्तित्व रहा होता तो वो भी हम शायद आधा आधा कर लेते। तो किताब में बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, स्पॉट से जुड़े हुए लोग हैं जो फिल्म सेट पर होते हैं, एक्ट्रेसेस हैं और पॉलिटिशियंस हैं जिन सबसे बातचीत, परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं और कई चैप्टर्स हैं, मेरे स्कूल टीचर्स, मेरे ट्यूशन टीचर्स जी, और मैं जिस जगह से खाना खाता हूँ, नाश्ता घर के पास में, कई लोगों से जी वो पीके तो आपको वाली लगता है दुकान। पूरा काम हुआ है आपकी बायोग्राफी पे? अब मैं पूरा इन्होंने तो पढ़ने के पूरी बाद ही पढ़ी भी बताऊंगा। नहीं है। Okay. नहीं, उन्होंने पूरी पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि 180 के करीब पेजेस की बायोग्राफी है। तो अभी तो उनको वो मौका नहीं मिला है। मुझे लगा कि क्योंकि मैंने लिखी है बतौर राइटर, तो मुझे लगा कि मैं पहले पढ़ा दूंगी, तो हो सकता है उसमें कुछ चेंज या किसी तरह से कुछ लगता है तो सबसे पहले पब्लिश होनी चाहिए। और जब रीडर्स पढ़ेंगे तभी मुझे लगता है कि अनुभव जी को भी अपने बारे में अपनी किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं अगर पढ़ लूँ उससे पहले तो हो सकता है Bias, मैं कहीं बोल yes. दूँ वहाँ बायसनेस में कि नहीं आप इसमें थोड़ा सा और ऐसा बदल दो, बिल्कुल कुछ ऐसा लिख दो। तो मैं नहीं चाहता उसमें कोई भी मैं इंटरफेरेंस रखूँ। जो एक राइटर के बतौर राइटर उनको जो जो सही लगा, लेट हर डू दैट। अनुभव के लिए जागृति का जो अनुभव रहा वो उस बुक में मिल जाएगा। Yes. दैट्स गुड। बुक मुझे लगता है सभी लैंग्वेजेस में होगी, या ज़्यादातर जो रीडेबल लैंग्वेजेस हैं उसमें होगी? 3 भाषाओं में ये किताब रहेगी, हिंदी, इंग्लिश और उड़िया। इसको जो ओरिजिनली लिखा है वो हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है और इसके साथ ही उड़िया भी इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। ओके, ठीक है अनुभव जी, अब मैं थोड़े आपके सफ़र पर आता हूँ, सफ़रनामा की हमने बात की, सफ़र पर आता हूँ। 16 साल की उम्र में आपको सीवियर डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, डायग्नोज होती है। उसके बाद का सफ़र थोड़ा मुश्किल रहा होगा, फैमिली में, इंडिविजुअली भी एक ट्रोमैटिक सिचुएशन रही होगी जी। उसके बाद आप मॉडलिंग की दुनिया में आते हैं। उसके बाद आप एक से एक हिट मूवीज़ देते हैं, अपने जो आपका करियर रहा, एक्टिंग का करियर रहा उसमें। फिर एक समय आता है कि आप राजनीति में एंट्री करते हैं, नए डायमेंशन में आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप एमपी राज्यसभा रहे, आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, आपने बड़े बड़े लीडर्स को हराया। ठीक है, एक समय ऐसा आया जब आपने एक लंबे टाइम तक बीजेडी को सर्व करने के बाद आपने वहां से रिजाइन दिया और आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। एक जगह पर आपने ये लिखा है कि, बल्कि आपने मल्टीपल जगहों पर ये बात कही है कि नवीन पटनायक साहब जो हैं वो आपके पिता समान हैं। लेकिन अब फिर भी एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर आप
दामन छोड़ देते हैं नवीन पटनायक साहब का, या फिर उनकी पार्टी का, जिस पार्टी में वो थे, मुख्यमंत्री थे, और आप बीजेपी का दामन थाम लेते हैं? ये थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में जी। कई लोगों को ऐसा लगा, पर सच्चाई जो है बहुत इसी का नाम पॉलिटिक्स है यार, ये तो करना ही पड़ता तो मैं है, ये नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। जिंदगी हमेशा शुरू से मेरी जिंदगी में चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े हैं जी। और मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। ओके। मैं एक इंसान को करना भी चाहिए यार। बहुत बड़े लीजेंड स्वामी विवेकानंद जी, उनकी एक कहावत को बहुत अच्छे से मानता हूँ। उन्होंने एक जगह पे कहा था कि हर रोज जब वो सुबह उठते हैं, अगर कोई एक दिन उनके सामने कोई एक चैलेंज नहीं होता है तो वो दिन का कोई मायने नहीं होता है। हर रोज एक एक चैलेंज आए, यही हमको मतलब सोचना चाहिए जिंदगी में, और हर चैलेंज को फेस करना चाहिए। तो डायबिटीज़ के बाद जब मैंने म्यूज़िक वीडियोस में पहले काम किए, पहला मॉडलिंग पहले किया, पहला मॉडलिंग शो में ऊपर वाले ने जिताया, पहला म्यूज़िक वीडियो सबसे बड़ा हिट रहा उड़ीसा का, पहला सिनेमा इतिहास हिट गया था उड़ीसा में। और राजनीति में जब आया 2013 में मैंने पार्टी ज्वाइन किया, 14 में मैं हिंदुस्तान का सर्वकनिष्ठ सांसद बना राज्यसभा का। बिल्कुल। फिर 2019 में मुझे लीजेंड द बीजू पटनायक जी, वो जिस क्षेत्र से लड़ते थे लोकसभा के लिए, मुझे वो क्षेत्र से लड़ने का मौका मिला और लोगों ने लाखों के वोट से मुझे जिताया था। इतना प्यार मुझे मिला। तो मैं हमेशा बड़ा कमिटेड रहा हूँ अपने हर एक चीज़ को लेकर। मुझे लगता है अगर वो कमिटमेंट ना होता, वो डेडिकेशन ना होता, या वो सच्चाई ना होती मेरे अंदर मेरे काम के प्रति जी, तो इतने सारे चीज़ों में कोई आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे। तो मेरी मेहनत और हाँ, सबका आशीर्वाद और प्यार था। रहा जो बात आप मुझे पूछे अभी, जो नवीन पटनायक सर के बारे में जी, मैं पहले भी कहा कहा है मैंने, आज भी कहूँगा और हमेशा कहूँगा, उनके लिए मेरे मन में इज्जत हमेशा ऊंची रहेगी। पिता समान थे, हैं और हमेशा रहेंगे जी। और उनको मैंने हमेशा देखा है कि वो भले कितने भी अपने काम में व्यस्त क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रेस्ड अगर अपने काम से क्यों ना हो, ऑल्दो ही वाज ऑलवेज अ कूल मैन, पर मुझे हमेशा एक बेटे के तौर से वो देखते थे। मैं इलेक्शन कैंपेन करके लौटता था अगर, और गुरु का एक यही मतलब बनता है। 13-14 की बात भी कर रहा हूँ, 17-18 की भी बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर मेरे लिए स्पेशली बुक हुआ करता था, रोज 5-6-7 लैंडिंग्स हुआ करती थी कम से कम। उनको पता रहता था कि मैं किस दिन बिना खाए लौटा हूँ अगर कैंपेनिंग करके, ठीक से मुझे खाने का वक्त नहीं मिला है, तो वो उनके पसंदीदा खानों से, मतलब जो खाना होता है उससे मुझे बनवा कर वो बोल के मुझे खिलाते थे, देखते थे कि पेट भर के, मतलब बेटे जैसा देखते थे। बिल्कुल। तो मैं बड़ा कमिटेड होकर भी अगर ऐसे ही नेता, मेरे जो नेता हैं, उनसे अगर मुझे 2019 में जब मैं लोकसभा जीता जी, और सिर्फ और सिर्फ मेरे मैरिटल डिस्कॉर्ड के वजह से मुझे उनसे मिलना ही बंद कर दिया गया, मुझे कोई मौका ही नहीं मिला उनसे अकेले मिलने के लिए, तो मुझे बड़ा तकलीफ दिया। क्योंकि 2017 में, 16 में भी एक बार बात उठी थी, 15-16 में भी, कि मेरा डिवोर्स शायद हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों की बनती नहीं थी शुरू से। बिल्कुल। मैंने हमेशा कोशिश किया था कि क्योंकि इतना प्यार करके किसी से मैंने शादी किया है, रिश्ते को कैसे मैं बचाऊं, और मेरे मन में उनके लिए इज्जत हमेशा रहा है, भले ही वो मेरी इज्जत करें या ना करें। तो मैं शादी को बचाना चाहता था, लेकिन जब हद से ज़्यादा सब चीज़ें हो गई 2017 में, ये बात मैं पहली बार किसी मीडिया में कह रहा हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं कहा कहीं पर भी। 2017 में मुझे मेरे पिता, मेरे बड़े भाई साहब, सब ने मुझे समझाया था कि जब डिवोर्स की बात हम लोगों के यहाँ पे बहुत ज़ोर से चर्चा में हुई, बन नहीं रहा है रिश्ता, कुछ नहीं, तो सब ने मुझे एडवाइस किया कि सर से मिलकर उनको बताओ। ही इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ही इज़ अ विजनरी, ही इज़ अ स्टेट्समैन, डोंट फियर, ही विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। और मुझे ऐसा मौका मिल गया एक बार कि मैजिकली जैसे हुआ सिचुएशन, सर के साथ 1-to-1 मैं एक वक्त में मिला। बिल्कुल। और मुझे हमेशा वो परमिशन मिलता भी था, ग्रांट होता था सर के साथ मिलने के लिए। तो तब सर को पता नहीं कैसे लगा कि अनुभव कुछ सोच रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो। तो मैंने अपने तरफ से उनको सारी बातें कही। मैंने कहा कि सर ऐसे दौर से गुजर रहा हूँ काफ़ी सालों से, और वो तो वो इंसान है जो मेरी शादी में भी आए थे फंक्शन में, तो उनको पता है, मुझे जानते हैं, बेटे की तरह जिसको प्यार करते हैं उनको पता नहीं है कि उनका बेटा कैसा इंसान होगा, बिल्कुल कैसी सोच रखता होगा, कैसा व्यक्तित्व होगा वो। तो उनको जब मैंने बताया
मुझे एक पिता समान एक समर्थन उनका मिला कि आप परेशान मत हो, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि क्या आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसको ups and amend downs करने के हमेशा लिए रहते हैं। कि सर मैंने बहुत कोशिश किया, अल्टीमेटली जब मैं और मेरा परिवार सब हम फेल कर गए और अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का, तब हमने ये फैसला लिया कि नहीं और नहीं। गलती क्या किया हमने? कुछ नहीं, प्यार ही तो किया था जी, तो क्यों और भुगतना इतना। तो तब उनका जो प्यार और उनका जो साथ मुझे मिला था, मुझे 100 हाथियों से ज़्यादा बल मुझे दे दिया जैसे ऐसे, और हिम्मत कि नहीं अच्छा काम और करना है। एंड आई हैड ऑलवेज बीन अ डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड वर्कर ऑफ माय पार्टी। 2024 30 मार्च को मैंने पार्टी छोड़ा जी। 1 अप्रैल 2024 को मैं बीजेपी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी। उत्कल दिवस उस दिन होता है, तो एक ओडिया होने के नाते मेरा स्वाभिमान मुझे कहा जी कि ये सही तारीख है मेरे लिए ज्वाइन करने के लिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे काम करने के लिए वो जिद मैंने ठाना। और मैंने ये देखा कि जो 10 साल मैं राज्यसभा में 5 साल, लोकसभा में 5 साल, 14 से लेकर 24 तक मुझे जो मौका मिला, मैंने देखा कि ये जो पार्टी में मैं हूँ, ये ज़रूर हम बोलते हैं कि इक्विडिस्टेंट हम मेंटेन करते हैं बिल्कुल बीजेपी से और कांग्रेस से, पर मैं तो देख रहा था कि जिस तरह के डेयरिंग एक्ट्स, डेयरिंग बिल्स, डेयरिंग डिसीजंस, डेयरिंग स्टेप्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले रहे थे जी, और उन सब डेयरिंग चीज़ों का हमारी पार्टी तो समर्थन कर रही थी। हम ही तो उन सब बिल्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे। मैं कई विषय पर मैंने पार्टिसिपेट किया है, मुझे वो मौका मिला है, और मैंने देखा कि हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और अच्छी अच्छी डिसीजंस लिए भी जा रहे हैं। बिल्कुल, वो ट्रिपल तलाक की बात कर दीजिए, धारा 370 के हटने का बात कर लीजिए, कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, तो हम अगर किसी का समर्थन कर रहे हैं तो खुल के समर्थन क्यों ना करें। बिल्कुल, छुप के और अंदर उस चीज को रख के समर्थन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं अकेला इंसान नहीं था उस पार्टी में जो ये चीजों को फील करता था। शायद बहुत ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ा भी उसी कारण, और नवीन पटनायक सर से किसी को मिलने का मौका नहीं दिया गया 2019 के बाद से। मैं मेरे नेता से, मेरे पिता समान नेता, मेरे गुरु समान नेता, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था। तकलीफ नहीं होगी, और मतलब ये भी बिल्कुल 2019 में जब मैं इलेक्शन में जीता, उसके बाद भी ऑनरेबल नवीन सर के सामने और मिस्टर पांडियन की मौजूदगी में मैंने अपने मैरिटल डिस्कॉर्ड के बारे में फिर से चर्चा किया था। एंड मुझे उस टाइम पे कहा गया, मुझे पांडियन ने कहा कि देखो अभी अभी आप इतनी बड़ी इलेक्शन में जीत आपको हासिल हुई है, आपके पीछे बहुत लोग लगे हुए हैं, तो आपको जो भी डिसीजन थोड़ा सा गैप दे दो, 5-6 महीने थोड़ा रुक के काम एंड क्वाइट वे में उसको करना। उनको भी पता था सारी चीज़ें तब उसके बाद, लेकिन दुख की बात यह हुआ कि उन्होंने किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और ना ही मेरे नेता से मुझे मिलने का मौका दिया, अवसर दिया कि मैं जाके मेरे नेता से बोल पाऊँ जी कि सर मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे अपने ही लोग, कुछ लोग, गिने चुने कुछ लोग, वो मुझे बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं। मैंने कोई गलती नहीं किया, फिर भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुझे स्टार कैंपेनर के लिस्ट से हटा दिया गया, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन बना था, वहां से हटा दिया। तो गाइस, ये जो है आज का पार्ट्स हो चुका है। इसका बाकी का 2 पार्ट्स है वो हम कल एंड परसों करेंगे, क्योंकि 90 मिनट्स का है तो कंटिन्यू मुश्किल हो रहेगा करना। तो देखने के बाद लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशंस हैं अनुभव मोहंती के बारे में वो मिल रही है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। एंड मैं ज़रूर उसको कंप्लीट करूँगा। तो हम सेकंड पार्ट्स कल करेंगे, एंड थर्ड पार्ट्स जो करेंगे वो परसों करेंगे। एंड भाई उसकी पूरी जो जनरी है वो सारी दिखाई जा रही है, वो बताया जा रहा है, वो अपने आप से बता रहे हैं, तो इसमें तो कोई झूठ हो ही नहीं सकता। और उन्हें बीजेपी 90s में ज्वाइन किया था। बहरहाल काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चीज़ें इस टाइप की चीज़ें जानने में बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको देखते हुए। बहरहाल मुझे लगता है कि जो अनुभव मोहंती का फैंस है वो ज़रूर इस पॉडकास्ट को देख चुका होगा, और नहीं देखा तो तुम्हारा भाई ने जो वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के देख सकते हो ओरिजिनल भी, बाकी तुम मेरे साथ में जो है वो देख सकते हो। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई की एक बायोग्राफी आ रही है जो कि आ रही है, आने वाली है शायद में भी। हाँ, पब्लिश नहीं हुई है, लिख तो हो चुके हैं, मगर पब्लिश होना अभी बाकी है। तो
मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। फिलहाल तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना किस किस ने पूरा जो है ये देख लिया है एंड किस किस ने नहीं देखा। तो चलो मिलते हैं फिर सेकंड एपिसोड्स में। के लिए बाय बाय।